नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास। राजस्थान लोकसभा चुनाव 2019 के समर में उम्मीदवार अपने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मैदान में कमर कस के उतर चुके हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों ने 19-19 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। 25 विधानसभा सीट वाले राजस्थान में अभी तक 14 सीटों पर दोनों राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। प्रत्याशियों के गणित को अगर देखा जाए तो बहुत सारे समीकरण सामने आते हैं। कहीं जातिगत मुद्दों का कार्ड खेला गया है तो कहीं व्यक्तिगत छवि को ध्यान में रखते हुए टिकट दिया गया है। एक तरफ झालावाड़ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह को उतारा गया है तो दूसरी तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पुत्र वैभव गहलोत को जोधपुर सीट पर उतारा है। दोनों सीट पर रोचक मुकाबले के साथ साथ राजनीतिक भविष्य भी करवट लेगा। आज हम इन्हीं सब बिंदुओं पर नजर डालेंगे और बात करेंगे 14 सीटों की, कहां क्या समीकरण है। इससे पहले एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की जुगत में लग गई हैं। लेकिन राजस्थान में दोनों पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अच्छे और मजबूत प्रत्याशियों की खोज। कांग्रेस ने तो सभी अच्छे उम्मीदवारों को विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया। वो अब इन्हें लोकसभा चुनाव लड़वा कर विधानसभा में मुश्किल से मिले बहुमत को गंवाना नहीं चाहती। दूसरी ओर बीजेपी, जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में राजस्थान में सभी 25 सीटें जीती थीं, लेकिन फिर से सभी सीटें हासिल करना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। आइए जरा समझते हैं कि जो चेहरे मैदान में हैं या जिन चेहरों के भरोसे जीत के सपने संजोए जा रहे हैं, उनकी ताकत क्या और कितनी है। दूसरी कतार के नेताओं के चेहरों का तो महत्व ही गायब है, या यूं कहें कि चंद चेहरों में ही लोकतंत्र का महापर्व कुछ इस तरह घुल चुका है जहां देश के सामाजिक और आर्थिक हालात भी उस राजनीति पे जा टिके हैं जिसके अपने सरोकार अपने ही नेताओं से गायब है। और इस कतार में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है संगठन की तादाद। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए 14 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की तस्वीरें तो साफ हो गई हैं। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने 19-19 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इससे 25 में से 14 सीटों पर मुकाबले की तस्वीर तो साफ हो गई है। दोनों ही पार्टियों में अब 6-6 सीटों पर प्रत्याशियों का पेच फंसा हुआ है। सूत्रों की माने तो दोनों प्रमुख पार्टियों में बाकी बची सीटों पर अभी दिग्गजों में ही पेच फंसा है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद कुल 14 सीटों पर मुकाबला तय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की 25 में से 16 सीटों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित तो कर दिए, लेकिन शेष 9 सीटों पर सहमति ही नहीं बन पा रही। भाजपा ने आम चुनावों के लिए जारी अपनी पहली सूची में राजस्थान की 16 सीटों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। पार्टी ने चुरू, बाड़मेर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, राजसमंद, नागौर, दौसा और बांसवाड़ा के लिए नामों की घोषणा अभी तक नहीं की। अलवर और दौसा के अलावा 7 सीटों पर इस समय भाजपा के ही सांसद हैं। अलवर कांग्रेस के खाते में है, जबकि दौसा के सांसद हरीश मीणा विधानसभा चुनावों से पहले ही कांग्रेस में शामिल हो गए थे और इस समय विधायक हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोकसभा सीटें ऐसी भी हैं जहां बीजेपी का जलवा अभी भी बरकरार है। कांग्रेस के लिए इन सीटों पर जीतना बेहद टेढ़ी खीर होगा। इन्हीं कुछ सीटों में से एक है हाड़ौती संभाग की कोटा बूंदी लोकसभा सीट। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। कोटा संभाग में 2 लोकसभा सीटें आती हैं, कोटा बूंदी और झालावाड़ बारा। जनसंघ के दिनों से ही इन दोनों सीटों पर भगवा को अच्छा जन समर्थन प्राप्त है। आजादी के बाद से कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर 16 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। 7 बार कांग्रेस और 7 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बहरहाल अब इस बार के लोकसभा चुनावों में जिस तरह से पार्टियां अपने उम्मीदवारों को लेकर संजीदा हैं और हर कदम फूंक फूंक कर रख रही हैं, तो वो कदम अपनी कसौटी पर कितने खरे उतरेंगे ये तो चुनाव परिणाम आने पर ही मालूम होगा। लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि इस बार का चुनाव पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। आपने देखी एक रिपोर्ट जहां पर हम बात कर रहे हैं कि 14 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े कर दिए गए हैं वहां पर, और कहीं ना कहीं कश्मकश चालू हो गई है दोनों उम्मीदवारों के बीच में। और अब ये भी देखा जा रहा है कि किसके साथ क्या समीकरण बनेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जो खासकर बांसवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुशील कुमार हमारे साथ हैं। सुशील कुमार बांसवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
सुशील जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? सुशील कुमार बांसवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं। जी सर। हाँ अतुल जी, सुन रहा हूँ मैं आपको। जी। सुशील जी, बांसवाड़ा से भाजपा से कनकमल कटारा और ताराचंद भगोड़ा, ये दो हैं जो कांग्रेस से ताराचंद भगोड़ा और बीजेपी से कनकमल कटारा, ये दोनों प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं बांसवाड़ा सीट पर। क्या कहना चाहते हैं और क्या समीकरण है वहां के? सर, मैं आपको बता दूं कि ताराचंद भगोड़ा जी चौथी बार चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं। बिल्कुल, इसके पहले वो तीनों बार जीते हुए हैं और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल गुटबाजी में जुटी हुई है। और आज बिल्कुल बांसवाड़ा में उनकी विजिट थी और ये सारे लोग इनसे मिलने के लिए, मालवीय गुट, अर्जुन बामनिया ग्रुप और ये सारे ग्रुप हैं, इन सबसे मिलके और ये अपनी समीकरण वापस से अच्छा करना चाह रहे हैं। ये तो ताराचंद भगोड़ा वगैरह, ये अर्जुन बामनिया वगैरह के साथ मिल के बात कर रहे हैं कि क्या, किस तरीके की ऐसी गुटबाजी है और कारण क्या है उस गुटबाजी का? पार्टी की गुटबाजी है, ये आपस की गुटबाजी है। इसमें ये जब मालवीय का गुटबाजी होती है तो ये लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव में ये मुख्यमंत्री की जो 1 तारीख को सभा होने वाली है, तो उस संदर्भ में सारे एक साथ इकट्ठे होकर और अपनी पूरी ताकत एक साथ दिखाएंगे ये लोग। सुशील जी, आपने ये बोला कि ताराचंद भगोड़ा जो हैं वो खासकर 4 बार के लोकसभा सीट पे काबिज हुए हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? ताराचंद भगोड़ा का 4 बार लगातार जीतना, ऐसा क्या ट्रम्प कार्ड है उनके पास कि 4 बार लगातार जीतते रहे? सर, 4 बार जीते तो ये है कि इसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर की एक ही सीट है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से पहली बार एक बार बांसवाड़ा और एक बार डूंगरपुर से प्रत्यक्ष चयनित होता है। और ताराचंद भगोड़ा को जब जब भी टिकट की दावेदारी करी और तब तक उन्होंने जीत हासिल करी है। और इधर कनकमल कटारा जी का क्या कहना है? उनके बारे में क्या खास बात है जो कि भाजपा से इस बार, क्योंकि भाजपा की अपनी एक अलग लहर है इस बार राजस्थान में भी, और एयर स्ट्राइक की बात है, कहीं ना कहीं भावनात्मक मुद्दों पे गेम खेला जा रहा है पूरा। क्या कहना चाह रहे हैं कनकमल कटारा जी? बिल्कुल सर, भाजपा को जो भी वोट मिलेंगे बांसवाड़ा में वो हिंदुत्व के नाम से जरूर मिलेंगे। ये तो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। और मैं आपको बता दूं कि कनकमल जी कटारा जो है वो बिल्कुल सागवाड़ा से हैं और पहले लोग राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं राज्य सरकार में। और क्या जातिगत समीकरणों का क्या खेल है वहां पे? जातिगत समीकरण का तो ये है सर कि यहाँ पे जो बांसवाड़ा में सारे लगभग बीजेपी को जो प्लस पॉइंट होगा वो हिंदुत्व के वोट के नाम से ज्यादा प्लस पॉइंट रहेगा। चलिए, पाली से हमारे साथ कैलाश कुमार जुड़े हुए हैं। पाली से हमारे साथ कैलाश जी, पीपी चौधरी पुराना नाम, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के बीच में से कहीं ना कहीं बहुत सारे विरोध के बाद उनका नाम फिर भी उम्मीदवारी के नाम पर आया, और बद्री जाखड़, ये भी एक बहुत पुराना नाम, कांग्रेस से बद्री जाखड़ चिर परिचित नाम। ये दोनों को किस तरीके से क्या टक्कर देख पा रहे हैं? चलिए, कैलाश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, हो पा रहा है। झुंझुनू से फैयाज अली हमारे साथ हैं। फैयाज, बीजेपी से नरेंद्र खींचड़ जो कि संतोष अहलावत का टिकट काटकर यहाँ पर आए, और उसके बाद श्रवण कुमार कांग्रेस से, क्या समीकरण दिख रहे हैं यहाँ पर? मैं बताना चाहूंगा सर कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के समीकरण झुंझुनू लोकसभा सीट पर बिगड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि जनता के पास कोई तीसरा मुद्दा, कोई तीसरा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि जहां भाजपा में संतोष अहलावत की टिकट काट दी गई, उससे भाजपा में 2 गुट बन गए। वहीं हम अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जो एक राजनीति के झुंझुनू के भीष्म पितामह थे सांसद सीताराम ओला, और उनकी पुत्र वधू राजबाला ओला ने भी टिकट की मांग की थी, टिकट की लाइन में थी, उसको भी टिकट ना देकर जहां श्रवण कुमार जो सूरजगढ़ के विधायक थे उनको टिकट दी गई है, तो उससे ये माना जा रहा है कि कांग्रेस में भी अंदरूनी फूट पड़ चुकी है और कांग्रेस के वोट भी बिखरते नजर आ रहे हैं। वहीं पर भाजपा के वोट भी बिखरते नजर आ रहे हैं। वहीं हम बात करें सांसद सीताराम ओला और सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार चौधरी की, तो कल श्रवण कुमार चौधरी ने जब टिकट दिल्ली से लेकर आए तो सांसद सीताराम ओला झुंझुनू के स्थानीय विधायक ब्रजेंद्र ओला के गांव अरडावता में सांसद सीताराम ओला की समाधि के ऊपर भी गए, तो वहां पर समाधि स्थल का दरवाजा तक नहीं खोला सांसद सीताराम ओला के परिजनों ने, या वहां पर जो भी मौजूद था। तो सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं,
वो दरवाजे के ऊपर ही समाधि के फूल माला चढ़ाकर वहां से क्या वापस आ गए। श्रवण कुमार जी को आंतरिक फूट का सामना करना पड़ेगा, और क्या उनको, आपको क्या लगता है कि ये आंतरिक फूट कहीं ना कहीं एक दूसरे के मेल मिलाप से समाहित होगी कि नहीं होगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूरजगढ़ जो अपने लोकसभा उम्मीदवार जो ये अपने श्रवण कुमार है, उनको भी कांग्रेस की अंदरूनी फूट का सामना करना ही पड़ेगा। हालांकि सूरजगढ़ जो श्रवण कुमार है, उन्होंने इस बात को माना है कि नहीं, कांग्रेसी सब एक है। मगर हम बात करते हैं अगर कांग्रेस के सभी जिला के कार्यकर्ताओं की, जिला अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह की भी, तो कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ब्रजेंद्र ओला, जिसको हम कहते हैं कि ओला गुट का कोई भी सदस्य वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं था। बावजूद इसके भी श्रवण कुमार ओला ग्रुप, ब्रजेंद्र ओला ग्रुप का कितना वर्चस्व मानते हैं आप वहां? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रजेंद्र ओला जो है, उनके पिता, जिनको झुंझुनू की राजनीति के भीष्म पितामह भी कहा जाता है, शीशराम ओला जी को, शीशराम ओला जी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने लगभग 40 साल की यहाँ राजनीति का कैरियर खेला इन्होंने झुंझुनू में। उनका वर्चस्व काफी रहा है। और मोदी लहर में भी स्थानीय विधायक ब्रजेंद्र ओला मोदी लहर में भी यहाँ पर काफी सारे वोटों से जीते थे। अब झुंझुनू, अब जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी ब्रजेंद्र ओला ने काफी मत लेकर जीत दर्ज करवाई है। फैयाज, संतोष अहलावत के टिकट कटने के बाद एक ऐसा खेमा जो संतोष अहलावत को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था, वो अब नरेंद्र खीचड़ को सपोर्ट करने को तैयार है कि नहीं? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सांसद जो ये चुनाव है, इसमें भाजपा की जो टिकट कटी है पूर्व सांसद संतोष अहलावत की, और उसके जो समर्थक है वो किसी भी सूरत में नरेंद्र खीचड़ जो भाजपा के उम्मीदवार है उनके साथ नहीं है। क्योंकि इस बात को अगर हम जोड़ के देखें तो नरेंद्र कुमार जो भाजपा के उम्मीदवार है, वो सूरजगढ़ में जाकर जब संतोष अहलावत को मनाने के प्रयास करने के लिए वहां पर गए, तो उन्होंने भी दरवाजे पर से ही उनको वापस लौटा दिया गया। और समर्थकों ने, जो संतोष अहलावत के समर्थक थे, उन्होंने नरेंद्र कुमार, तो फैयाज, इससे तो ये लगता है कि दोनों ही चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों के बीच में कश्मकश है, और ये सीट बड़ी कश्मकश के बीच में निकलेगी। अगर ये ग्रुपबाजी हो जाती है और कहीं ना कहीं लोग नाराज होकर एक दूसरे के बीच में गुटबाजी करते हैं, तो दोनों सीटों पे कहीं ना कहीं भीतरघात हो सकता है। बिल्कुल ये माना जा रहा है कि झुंझुनू सीट है वो एक हॉट सीट बन गई है। दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों को अंदरूनी कलह, अंदरूनी फूट का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अभी तक किसी ने नामांकन दर्ज नहीं करवाया है, मगर ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर ऐसे हालात में अगर जनता के पास अगर कोई तीसरा उम्मीदवार या कोई तीसरा ऑप्शन भी आता है, तो यह माना जा रहा है कि झुंझुनू की राजनीति में एक नया मोड़ भी आ सकता है। जी, तीसरा ऑप्शन कौन सा लगता है आपको? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कोई ऐसा नाम सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी भाजपा और कांग्रेस सभी अपने अपने कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटे हुए हैं। अभी कोई सामने नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा आता है तो झुंझुनू की सीट बहुत ही हॉट सीट बन जाएगी। जी चले, धन्यवाद फैयाज। और हमारे साथ निर्दलीय मंच से चंद्रराज सिंह भी जी जुड़ चुके हैं। चंद्रराज सिंह जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू साहब। अब एक बहुत बड़े गणित, 14 सीटों पे दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। मैं आपसे केवल एक या दो सीटों पे बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करूंगा कि एक बहुत बड़ा ट्विटर चल रहा है कि आपने अहमद पटेल को एक अलग सा मैसेज भेजा, और उसके बाद आपने कहा कि नहीं, ये पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी है, इस पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या ये कारण क्या था ये सब लिखने का? कारण बिल्कुल सीधा है। मेरे घर में बैठ के सरकार बनाई, अहमद पटेल, मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला, राजेश मिश्रा सारे आए। हमने दिल खोल के इनकी मदद की, जितनी हुई उतनी की। जब मदद करके सरकार बनाई तो हम इनडायरेक्टली सरकार के भागीदार बन गए। भागीदार चाहे 1% का हो चाहे 2% का हो, वो बराबर का हकदार होता है। इसके बाद अहमद पटेल ने मेरे लिए जो प्रयास किए कांग्रेस में लाने के, अशोक गहलोत के कारण वो प्रयास असफल हुए। अशोक गहलोत ने वीटो टाइप लगा दिया मेरे खिलाफ। अच्छा। हर तरह से। तब फिर मेरे पास क्या चाह रहा है? तब मैंने अहमद पटेल को ट्वीट कर दिया, देखो आपके आदेश को रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं गहलोत जी, इसलिए मैं अब आपके साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि मैं तो खुले दिल से और साफ दिल से इनके साथ आया था। तो इनकी भावना गंदी, विचार गंदे, आचार गंदे, प्रभाव शून्य और नाम बड़ा है, मैं इसको टॉलरेट करता ही नहीं, इसलिए मैंने उनको भेज दिया। जैसा आप दावा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में आपने 12 से 13 उम्मीदवारों के साथ इनका समर्थन किया था और इनको सहयोग दिया था, इनको जिताने में सहयोग। मैं आपसे फालतू बात नहीं करता। एक बात जानता हूं, मैंने मेरे दिमाग से 10-12 उन लोगों को जो कांग्रेस के विरोध में थे, उन लोगों को भाजपा के पक्ष में ला करके जिताने का पूरा प्रयास किया।
और भाजपा जीती, भाजपा हारी और कांग्रेस जीती है वहां पे। इस बात को अगर अहमद नहीं जानते तो अहमद जी की मर्जी है। अशोक गहलोत जी व्यक्तिगत रूप से मुझे कांग्रेस में नहीं देखना चाहते और मैं उनकी इच्छा के खिलाफ आके अपनी किरकिरी करा नहीं सकता। मैंने कहा गुड बाई, जितने दिन रहे उतनी दोस्ती सही, रास्ता अलग पकड़ लेंगे, और मैंने रास्ता अलग पकड़ लिया। तो अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत तो जोधपुर से खड़े हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? ये पैटी इशू है मेरे लिए, वैभव इज नो इश्यू। वैभव ने मुझसे 2 महीने पहले एक बार फोन पर कहा था कि आपके बड़ों की लड़ाई छोड़ो, मेरे को आशीर्वाद मिलेगा। मेरे मुंह से निकल गया मिलेगा, तो अब मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। तो अब अभी कुछ दिन गाए बगाए एक चीज सामने आई कि 2-3 दिन पहले हनुमान बेनीवाल रात्रि कालीन 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपके साथ मीटिंग करने आए थे। तो क्या नया निष्कर्ष निकला है? निष्कर्ष साफ है कि हनुमान बेनीवाल जैसे आदमी को वादा खिलाफी करके अलग करना, पहले उसे बुलाकर बोलना कि तेरे लिए 1-2 सीट छोड़ देंगे, उसके बाद उसको बिल्कुल ही तिरस्कृत करना, ये कांग्रेस के हित की बात नहीं थी। मैं हनुमान बेनीवाल की क्षमता का कायल हूं। जब रात को 12 बजे उन्होंने बोला आना चाहते हो मैं आइए आप, फिर हम दोनों ने बातचीत कर ली आपस में। हम किसी पार्टी से न वो बंधा हुआ है न अब मैं बंधा हुआ हूं। मैं भी अब मुक्त हूं, वो भी मुक्त है, उसकी अपनी पार्टी है। और मैं आपको एक बात बता सकता हूं, कांग्रेस की इतनी बुरी गति होगी संसदीय चुनाव में कि आपको इसकी कल्पना नहीं है। ये सारा चुनाव जातीय समीकरणों से भी ऊपर उठ चुका है। इस चुनाव का एक ही नया नारा है, अजहर बनाम अहमदाबाद। इस राष्ट्रीय भक्ति की भावना की बयार में, मोदी के इस राष्ट्रीय भक्ति के तूफान में जातीय समीकरण भी गौण हो जाएंगे और भाजपा जगह जगह चुनाव जीतेगी। क्या ऐसा आपकी इन बातों से ये लग रहा है कि कहीं लोकसभा चुनाव में आप भाजपा को वापस कहीं समर्थन देने की बात कर रहे हैं? कोई पुराने मनमुटाव पूरे हो गए हैं क्या खत्म? जब मेरा स्वार्थ समाप्त हो गया, जातिवादी समीकरण समाप्त हो गए। आप क्या बात, एक उदाहरण दे रहा हूं, लक्ष्मण सिंह रावत से मजबूत आदमी राजसमंद में कोई नहीं है। जी हाँ, सही है। उसका टिकट काट करके एक को गुजर को दे रहे हैं, कोई काका है कोई, तो उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी। लक्ष्मण सिंह नाराज है तो अजमेर की सीट जाएगी, राजसमंद की सीट जाएगी। और लक्ष्मण सिंह जी के रिजपाल मिर्जा से घनिष्ठ दोस्ती है, नागौर पे असर पड़ेगा। अगर कांग्रेस इस प्रकार अपने हाथों आत्महत्या करने पर तुल गई है तो मैं क्या कर लूंगा और आप क्या कर लोगे? और ये चुनाव का मेन गणित आप मानेंगे नहीं, गांव गांव में घर घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे के मैंने मोदी मोदी वापस हो गया, क्योंकि ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। इसलिए मेरी दृढ़ धारणा है कि मैं अपना स्वार्थ, अपनी राजनीति, जाति समीकरण सबको छोड़ करके राष्ट्र हित की भावना में मोदी के साथ रहूं, चाहे मेरा कुछ हो या नहीं। मेरा क्या होना है, आई एम 75 ईयर्स, ऐसी कोई राजनीतिक इच्छा मेरी पूरी हो, ऐसी कोई संभावना नहीं है और मेरी इच्छा भी नहीं। चलिए चंद्रराज जी, आपके समीकरणों को हम आगे देखते रहेंगे, भविष्य में किस तरीके के समीकरण आप बनाते हैं और बिगाड़ते हैं ये देखेंगे जरूर। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ पुष्पेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं जो कि अलवर से हमारे साथ यहाँ पर हैं। पुष्पेंद्र, अलवर से बाबा बालकनाथ को भाजपा ने उम्मीदवारी दी है और उधर भंवर जितेंद्र सिंह तो हैं जो कि अपने हिसाब से राहुल गांधी के बहुत अजीज माने जाते हैं, युवा चेहरा है, कांग्रेस में एक बहुत बड़ा नाम है। क्या कहना चाहते हैं? अतुल जी, अभी जो कल चुनाव के जो टिकटों की घोषणा हुई है उससे निश्चित रूप से राजनीतिक शुरुआत हो गई है। और अभी जो वर्तमान में दोनों प्रत्याशी लोगों से, कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से संपर्क करने में लगे हुए हैं और अपना माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में टक्कर रहेगी तो सीधी टक्कर रहेगी और बहुत कांटे की टक्कर रहेगी। लेकिन अलवर लोकसभा क्षेत्र में बीएसपी का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ से 2 विधायक है और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के टच में है अलवर। इस वजह से हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रभाव भी अलवर जिले पर पड़ता है। अब ये देखना बाकी है कि अभी बीएसपी किसको उतारती है, वो किस उम्मीदवार के पक्ष में, किस उम्मीदवार के लिए नुकसानदायक साबित होगा। चलिए, ये बात तो ठीक है। और जहां बाबा बालकनाथ को उम्मीदवारी दी है तो उसके पीछे क्या वाकई में वही पुराने गणित जो पहले दोहराए गए थे ये इस बार फिर दोहराए जाएंगे? देखो, बाबा बालकनाथ मूलतः अलवर जिले के बहरोड क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो इसी जिले के हैं वो। और वो जो महेंद्र चांदनाथ की गद्दी पर बैठे हैं तो उसका पूरे देश में बहुत अच्छा असर है और सभी लोग उनका सम्मान करते हैं और काफी मजबूत प्रत्याशी है, उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनकी छवि अच्छी है और वो पिछले 10 साल से अलवर से जुड़ाव रखते हैं और अलवर में आना जाना है, लोग उसमें संपर्क में है। और सभी वरिष्ठ पार्टी के, बीजेपी के लोग
उनके पैर छूते हैं और संत हैं, तो भंवर साहब ने भी उनको सम्मानीय कहा है, तो उनकी अच्छी छवि है और अच्छा चुनाव लड़ेंगे। नहीं, संत होने तक तो ठीक है, आप कह रहे हैं संत हैं इसलिए एक छवि है, और संत होना कोई बुरी बात नहीं है, और अगर उनका राजनीति में आना भी कोई बुरी बात नहीं है। तो इधर जिधर डॉक्टर जितेंद्र सिंह यानी कि भंवर जितेंद्र सिंह का भी अपना एक अलग से वर्चस्व है, तो उस वर्चस्व को क्या देख पा रहे हैं? नहीं, अगर भंवर जितेंद्र सिंह और चांदनाथ दोनों में सीधा मुकाबला होता है तो इसमें भंवर जितेंद्र सिंह कुछ हद तक भारी पड़ेंगे चांदनाथ नहीं, बाबा बालकनाथ पर। जी, बाबा बालकनाथ को तो निश्चित रूप से सीधी टक्कर होगी, तो भंवर जितेंद्र सिंह का पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन अभी क्या है कि भंवर जितेंद्र सिंह का ऐसा क्या हो रहा है जिसपे आप कह रहे हो कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि वो महंत हैं, वो लोग वहां पे मानते हैं, वहां पे लोग उनके पांव छूते हैं बाबा बालकनाथ के, एक तरफ आप कह रहे हो कि नहीं भंवर जितेंद्र सिंह का अपना एक अलग हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? ये फिर ये दो गणित एक साथ कैसे चलेंगे? एक कहीं ना कहीं तो गणित को हमको बताना पड़ेगा। अतुल जी, भंवर जितेंद्र सिंह का जो वोट बैंक है, जैसे मीणा समाज और देव समाज, वो काफी मजबूत है। इसके अलावा हिंदू समाज में से काफी वोट लेते हैं वो। लेकिन क्या है कि बीजेपी में गुटबाजी है इस समय, कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, तो इसका थोड़ा सा नुकसान अभी अलवर जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष ने उनका विरोध किया था, पंडित धर्मवीर शर्मा ने। तो कहीं न कहीं और भी जसवंत यादव हैं और भी कई नेता हैं जो टिकट के दावेदार थे बीजेपी में, 4-5 करीबन एक दर्जन लोग टिकट मांग रहे थे, लेकिन लास्ट में 5 बड़े नेता बहुत सीरियस दावेदार रहे बीजेपी में। आपको ये नहीं लगता कि भंवर जितेंद्र सिंह जो है वो वहां की जमीन से जुड़े हुए हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं, वहां के लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनकी बात करते हैं, क्या ये भी एक कारण है भंवर जितेंद्र सिंह के जीतने का? बिल्कुल, वो निरंतर लोगों से मिलते हैं। यहाँ स्थानीय फूलबाग में रहते हैं, तो क्या है कि पूरे जिले के लोग वहां से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्र से, तो सबसे मिलते हैं, आज आसानी से मिल जाते हैं। बालकनाथ जो है अभी नए आए हैं और इनका यहाँ पर निवास नहीं है, बिल्कुल रोहतक रहते हैं, बहरोड रहते हैं, तो उनका इतना जुड़ाव अभी आम लोगों से नहीं है, बाकी बीजेपी के लोगों से बहुत अच्छा जुड़ाव है उनका। तो भंवर जितेंद्र सिंह के पक्ष में ये कि एक तो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, तो उसका फायदा मिलेगा, और दूसरी बात उनकी छवि अच्छी है, विकासवादी और पुरुष की छवि है। इसके अलावा राहुल गांधी के नजदीकी हैं, तो सभी कांग्रेसी लोग जानते हैं कि अगर भंवर जितेंद्र सिंह सांसद बनते हैं तो निश्चित रूप से गहलोत सरकार से, अगर कांग्रेस की सरकार सेंटर में बनती तो उससे विकास कराएंगे, जैसा कि पूर्व सांसद के कार्यकाल में कराया था। तो इस दृष्टि से लोगों को लगता है कि भंवर जितेंद्र सिंह लोगों का काम करेंगे, विकास करेंगे। चलिए, धन्यवाद। और पाली से हमारे साथ कैलाश कुमार जुड़ चुके हैं, पाली से हमारे साथ कैलाश कुमार जुड़े हैं जिनसे हम बात कर रहे थे, उस समय हमारा संपर्क नहीं हो पाया था। कैलाश जी, पीपी चौधरी और बद्री जाखड़, दो नाम। पीपी चौधरी बहुत सारे शगुफे के बीच में से, बहुत सारे विरोध के बाद भी पीपी चौधरी का नाम, और बद्री जाखड़ एक चिरपरिचित नाम कांग्रेस का, क्या क्या समीकरण लग रहे हैं वहां पे? आप बताना चाहूंगा कि यहाँ पाली लोकसभा में, एक पाली जिले के प्रॉपरली अगर 6 सीटें देखी जाए तो वो 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई हुई है विधानसभा की। एक निर्दलीय था खुशवीर सिंह जोजावर, वो अब कांग्रेस के साथ जुड़ चुके हैं। अब माना जा रहा है ये पीपी चौधरी का विरोध होने के बाद अब जाखड़ को जैसे ही टिकट मिलता है तो एक यहाँ सीट एक तरफा थोड़ा सा 75% बद्रीराम जाखड़ के ऊपर मामला चल रहा है कि भी सीट कांग्रेस ले जाएगी। कांग्रेस ले जाएगी जी। बद्री जाखड़ का जो ऑरा है, बद्री जाखड़ को जिस तरीके से लोग वहां पे देखते हैं, पीपी चौधरी का जो कहीं अपने तरीके से विरोध है, पार्टी की तरफ से भी विरोध है, पार्टी के जो वहां के लोग हैं वो भी वहां पे उनका विरोध कर रहे हैं, ये जो समीकरण है, इन समीकरणों के बीच में से क्या लगता है कि पीपी चौधरी जो अपनी पुरानी छवि के साथ जब पिछली बार आए थे, क्या वो छवि को लेकर आगे बढ़ पाएंगे? नहीं, उस पर बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ के जो लोकलायत प्रधान हैं, कार्यकर्ता है, जो विधायक है पहले के, वो इनके संपर्क में अब नहीं है, क्योंकि एक मंत्री बड़े ओहदे पे मंत्री रहते हुए उनकी कोई भी उन प्रधानों का, कार्यकर्ताओं का किसी का काम नहीं करवा चुके, और कम समय पाली दे रहे थे, कम समय। ठीक है, उस समय के दौरान बद्रीराम जाखड़ का कहा जाए तो पहले पूर्व सांसद रह चुके हैं और लोगों से जुड़ाव है। प्रत्येक गाने डांव अगर जैसे कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम होता है तो वो जाते हैं। और पीपी साहब का अब सबसे बड़ी बात यह है, कैलाश क्या लगता है आपको कि पीपी चौधरी की जगह दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था पाली में बीजेपी के पास? नहीं, बीजेपी के अलावा, पीपी चौधरी के अलावा ऑप्शन था, मगर इसमें लास्ट टाइम में कुछ फेरबदल किया गया दिल्ली में और पीपी चौधरी को टिकट दिया गया। फेरबदल में 2 नाम चल रहे थे। 2 नाम किसके चल रहे थे? एक खिमाराम चौधरी है जो जिला परिषद सदस्य है, और एक है मारवाड़ जगचंद्र थे।
पुनः तो पीपी चौधरी का जो नाम है वो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण के साथ भी लिया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि ये आप जिस तरीके से बोल रहे हैं चाहे गुटबाजी है, परंतु जातिगत समीकरणों पे जिस तरीके से वोट दिए जाते हैं, तो क्या पीपी चौधरी भारी नहीं पड़ेंगे बद्री जाखड़ पे? बद्री सागर के मामले में ये बताना चाहूंगा, पीपी साहब के बारे में बताना चाहूंगा। एक्चुअली पीपी चौधरी समुदाय सीरवी समाज से आते हैं और इनसे घर में जो इनकी वाइफ है वो जाट समाज से है, चौधरी, ठीक है ना। तो लोग अभी सीरवी समाज के कई जगह जगह मीटिंगें हो रही है, जैसे कई मीटिंग हो, तो इनका कहना है कि भाई पहले हमने एक मोदी लहर थी और देखा कि भाई पीपी चौधरी सीरवी है और घर में भी सीरवी है, तो उसके हिसाब से वोट बैंक, एक बड़ा वोट बैंक इस तरफ खिंच गया था। मगर इस बार माना जा रहा है कि सीरवी और चौधरी उसके बीच में थोड़ा सा 50-50% रहेगा। और बद्री जाखड़ का जो जातिगत समीकरण है वो बद्रीराम जाखड़ का एक यहाँ की 8 विधानसभाओं में से 2 विधानसभा है जाटों की बहुमूल्य क्षेत्र है और यहाँ पे लोकलाइट बद्रीराम जाखड़ कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं और रेगुलर इनके टच में रहे। सबसे बड़ी बात ये रही पाली लोकसभा की, मैं बताना चाहूंगा 6 विधानसभा में से 5 विधानसभा बीजेपी के पास है। अब ये बात हो गई है कि चलो एक तरफ माना जाए कि पीपी चौधरी फाइनल है, मगर वो कह नहीं सकते क्योंकि अब इज्जत की बात हो गई है। यहाँ के जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं कांग्रेस के, प्लस कार्यकर्ताओं की रह गई कि एक सीट भी विधानसभा में कांग्रेस को नहीं दे पाई है पाली जिले की। तो अब ये मानना है इनकी इज्जत के ऊपर आ गया और प्लस पार्टी इनसे कुछ ना कुछ तो मांगेगी, ये दबाव चाहिए कि भाई हमें ये सीट निकल चाहिए। तो एक डबल सपोर्ट मिल रहा है बद्रीराम जाखड़ को। और पीपी साहब के अंदरूनी गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान के हिसाब से तकलीफ आ रही कि नए अगर विधायक है तो 3 नए विधायक इनके सपोर्ट में है। जैसे सुमेरपुर में कुमावत है, जयराम जी कुमावत, सोजत में शोभाजी चौहान है, जैतारण में है। तो एक्चुअली क्या 2 लोकलाइट इनकी सपोर्ट में है, दूसरे जो विधायक है इनको साथ में नहीं देखा जा रहा है और सभाएं भी हो रही है, तो वैसे कम समय के लिए। वैसे देखा जाए तो पीपी चौधरी का ज्यादातर आवाज जोधपुर में रहता था, जब भी वो आते थे तो पीपी चौधरी ज्यादातर जोधपुर में रहते थे। बद्री जाखड़ ने हरदम अपनी जमीनी हकीकत पे वहां पे लोगों से काम करते रहे हैं, बद्री जाखड़ हरदम मिलते रहे। ये भी एक पक्ष रहेगा, ये भी एक मुद्दा रहेगा। बिल्कुल सर, ये मुद्दा रहेगा क्योंकि और एक इसमें देखा जाए तो बद्रीराम जी का इतने एजुकेशन है नहीं, ठीक है। पीपी साहब एजुकेशन में है तो मंत्री रहते हुए पब्लिक के साथ जुड़ाव में रहे नहीं, क्योंकि कोई भी कार्य होता, कोई भी फोन करता तो इनके जो बड़े कार्यकर्ता है उनका ही काम होता, जमीन लेवल के जुड़े हुए उनके। बद्रीराम जी का जब पूर्व में सांसद थे, ठीक है, और सांसद अभी भी नहीं थे, तो लोग जैसे कोई भी फोन करना या उनसे मिलने जाना तो वो कहता मैं चलो आ जाता हूँ। और हर जगह से कई मंदिर मस्जिद अदरवाइज जैसे कई भी धार्मिक कार्य वगैरह कोई समाज सेवा उसमें एनी टाइम बद्रीराम जाखड़ उपस्थित रहते थे। तो ये भी छवि कहीं ना कहीं काम करेगी बद्री जाखड़ की। बिल्कुल बिल्कुल करेगी। और बद्रीराम आज से कम दौरे शुरू हो गए आज बाली विधानसभा के दौरे वगैरह किए थे, प्रत्येक मंदिर प्रत्येक जगह धार्मिक स्थलों पे और घर घर जाके आप वहाँ की जमीनी हकीकत देख पा रहे हैं, तो कितना जोश है लोगों में। एक तरफ पीपी चौधरी के समर्थकों में कितना जोश है और बद्री जाखड़ के समर्थकों में कितना जोश है। एक देखा जाए तो दिखावा, एक जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है पीपी चौधरी के जो सपोर्ट में, एक दिखावा के हिसाब से जो चीज सामने आ रही है, बस वो है जैसे टीवी पे आना, पेपर में होना, ठीक है। और जमीनी अगर हकीकत देखी जाए तो बद्रीराम जाखड़ के पहले तो किसी को फोन करके बुलाना था, यह मीटिंग है, ये चीज है। इस बार ये नहीं हो रहा, चला के खुद लोग इकट्ठा हो रहे हैं और एक जोश है कि भाई इस बार पाली लोकसभा से हम बद्रीराम जाखड़ को, कांग्रेस पार्टी को हम ये सीट देंगे, क्योंकि अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और जो इनके प्रत्याशी वगैरह रही है उनकी इज्जत की और इमेज की बात रह गई है, इसलिए थोड़ा सा माहौल अच्छा कांग्रेस का दिखा जा रहा है। चलिए ठीक है कैलाश, हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जोधपुर से मनोहर सिंह जुड़ चुके हैं। मनोहर सिंह जी, बहुत ही प्रतिष्ठित सीट है, 2 ऐसे दावेदार, खासकर एक तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत कांग्रेस से और गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री। बहुत प्रतिष्ठित सीट है और कहीं ना कहीं बड़ी कश्मकश है इस सीट पे। क्या है अभी धरातल पे, वहां पे किस तरह के गणित चल रहे हैं? जी अतुल जी, बिल्कुल स्पष्ट बता दूं मैं आपको कि जिस तरह से पहले गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भाजपा ने उम्मीदवार के रूप में घोषित किया, उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि वैभव गहलोत जालोर सिरोही से लड़ेंगे। जैसे ही जोधपुर से नाम की घोषणा हुई तो कहीं न कहीं माहौल एक तरफा नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर कहीं देखा जाए तो गजेंद्र शेखावत के लिए भाजपा के साथ साथ युवा वोटर जो है उनका सीधा सीधा ये कहना है कि वोट गजेंद्र सिंह शेखावत को नहीं जाके मोदी को जा रहा है। तो कहीं न कहीं मामला टफ भी नजर आ रहा है इन दोनों के बीच में। जी अतुल जी,
नहीं तो आपको क्या लगता है गजेंद्र सिंह शेखावत का एक जो अंदर खाने में, जिस तरीके से एक शब्द काम में ले रहा हूं, अंदर खाने में जहां बहुत ज़्यादा गुटबाजी है, लोगों की नापसंदगी है गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर, क्या ये इस बार चुनाव में दिखाई देगी, कहीं ना कहीं उसके परिणाम गलत दिखेंगे आपको? जी अतुल जी, बिल्कुल ये स्पष्ट है कि जिस तरह से पोखरण विधानसभा चुनाव के अंदर प्रतापपुरी की जो हार है, उस हार को पूरा का पूरा वहां के लोगों और वहीं जोधपुर जिले के करीब करीब देखा जाए तो आम हर एक समाज ने गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर थोपा था, जो हार का कारण वो इस चुनाव के अंदर कहीं न कहीं शेखावत को भुगतना पड़ेगा। जी अतुल जी। और इधर क्या लगता है, वैभव गहलोत पहली बार अपने युवा चेहरे के साथ उतर रहे हैं जोधपुर सीट पर, और बड़ा मतलब, जबकि वैभव गहलोत इतने ज़्यादा राजनीति में परिपक्व नहीं है, उनके पिता अपने आप में उन्होंने कई सालों से राजनीति करी है, परंतु वैभव गहलोत इतने परिपक्व नहीं है, वो सीधे साधे से एकदम अपने आप को, बहुत पहले भी मैंने देखा है कि वो राजनीति से हरदम अपने आप को अलूफ रखते रहे हैं। इस बार उन्होंने सीट पर काबिज होने की कोशिश की है, तो क्या लग रहा है, कैसा मतलब किस तरीके का माहौल है खासकर वैभव गहलोत को लेकर? जी अतुल जी, बता दूं आपको कि वैभव गहलोत के अंदर जोधपुर की जनता अशोक गहलोत को देखती है, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और गहलोत मुख्यमंत्री है। तो जोधपुर की जनता का सीधा सीधा मानना है कि यदि वैभव गहलोत जीतते हैं तो राजस्थान, पिछली जो राजस्थान की गवर्नमेंट थी 5 साल पीछे रहा विकास के अंदर, वैभव गहलोत जीतते हैं तो वो विकास में पीछे नहीं रहेंगे और अशोक गहलोत पूरी लगन के साथ जोधपुर के विकास में लगे रहेंगे। जी अतुल। आपको क्या लगता है कि वैभव गहलोत के सामने, वैभव गहलोत का चेहरा तो होगा ही होगा, परंतु अशोक गहलोत का चेहरा मुख्य रूप से होगा उनको चुनाव लड़ाने में और जिताने में? जी बिल्कुल अतुल जी, ये स्पष्ट है कि वैभव गहलोत एक चेहरा है। बाकी देखा जाए तो चुनाव अशोक गहलोत ही लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन की तैयारियां और पार्टी की तैयारियां जिस तरह से जोधपुर में चल रही है, तो इस चुनाव के दौरान अशोक गहलोत के भी काफी दौरे यहाँ जोधपुर में होने वाले हैं, क्योंकि उनका बेटा यहाँ चुनाव लड़ रहा है। तो कहीं न कहीं अशोक गहलोत स्वयं अपने आप पे लेके चुनाव लड़ रहे हैं। जी अतुल जी। क्या एक सवाल और आखिर में जाते जाते कि क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत अपनी राजनीति का अगली कड़ी जोड़ने के लिए वैभव गहलोत को राजनीति में लाए हैं, या ये कह दूं कि इस वंश को, राजनीति के वंश को आगे बढ़ाने के लिए वैभव गहलोत को राजनीति में लाएं? जी बिल्कुल अतुल जी, ये स्पष्ट है। जिस तरह से वर्तमान जो राजस्थान की सरकार है जब बनी थी तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो कसम हुई थी, उसके बाद जो अशोक गहलोत ने ये वैभव गहलोत को जोधपुर से उतारा है, तो ये स्पष्ट है कि उनको ये पता है कि अब मुझे मेरे वंश को राजनीति के अंदर और मुझे अपने आप को खड़ा रखने के लिए ये करना बहुत जरूरी है, और उसी को लेकर ये उनका डिसीजन था और वैभव गहलोत जोधपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। जी अतुल जी। धन्यवाद मनोहर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और यहाँ ये चर्चा हम जारी रखेंगे। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। हम 14 सीटों पर बात करें, यानी कि 14 सीटों पर जहाँ पे कांग्रेस और भाजपा ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, और हमारे संवाददाता वहाँ से ज़मीनी हकीकत यानी कि ग्राउंड जीरो से हमारे को रिपोर्ट बता रहे हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हमारी इस बार की जीत निश्चित है, या हमारी इस चर्चा को हम उसी तरीके से आगे आप तक बढ़ाते रहेंगे, आगे आपको बताते रहेंगे। आइए, हमारे साथ जालोर से अशोक कुमावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, जालोर से, अच्छा, जालोर से हमारे प्रवीण सोलंकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। और प्रवीण, जालोर सीट पर देवजी पटेल और रतन देवासी, दो नाम। रतन देवासी एक पुराना नाम कांग्रेस का, जो कि हरदम अपने तरीके से वहाँ के कार्यकर्ताओं और वहाँ के लोगों से अपने तरीके से लोगों से मिलते रहे, और दूसरा नाम देवजी पटेल जो कि भाजपा का नाम है, वो भी अपने आप में एक कद्दावर नाम है उस एरिया का। क्या कहना चाहते हैं? जी अतुल जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो भाजपा के देवजी पटेल है, जो 10 साल से लगातार सांसद हैं, और जो कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार रतन देवासी जो कांग्रेस सरकार के पूर्व उप सचेतक रह चुके हैं, इन दोनों में खड़ा मुकाबला है। पहले वैभव गहलोत का जो नाम चल रहा था, वैभव गहलोत के उस समय जो नाम चल रहा था, उस समय देवजी पटेल को मजबूत दावेदार जो माना जा रहा था। लेकिन इस बार जो कांग्रेस ने जो कार्ड खिलाया जो रतन देवासी पर, रतन देवासी यहाँ का स्थानीय निवासी भी है और ये उप सचेतक भी रहे हैं और युवा चेहरा भी है, जिसकी वजह से ये लगातार देवजी पटेल पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो देवजी पटेल का जो 10 साल का जो कार्यकाल था, कार्यकाल के अंदर जो अपेक्षा थी जालोर लोकसभा को, जो अपेक्षा पे खड़े नहीं उतर पाए थे। जालोर की सबसे बड़ी एक मेन समस्या थी कि रेलवे जो है उससे सिर्फ गुड्स गाड़ियां चलती
थी, तो पैसेंजर गाड़ी चलवाने के लिए लोगों ने कई बार इनसे आग्रह भी किया था, लेकिन लगातार ये विफल रहे। दूसरी एक थी कि जो आरओबी, जो जालोर की महंग मुख्य सड़क है, उस मुख्य सड़क पर आरओबी बनाने के लिए भी इनसे कई बार लोगों ने मिले भी थे, धरना प्रदर्शन भी हुआ था, लेकिन इस काम में भी देवजी पटेल असफल रहे। दूसरी बात यह है कि देवजी पटेल कहीं ऐसे सामाजिक मुद्दे भी थे वहां पहुंचते थे, लेकिन ऐसे कहीं कार्य भी थे जो लोकसभा के ऐसे गाँव में, जहाँ अभी तक देवजी पटेल कहीं एक बार भी 10 साल में नहीं पहुंचे, वहां भी इनका विरोध है। शिरोई में सबसे ज्यादा इनका विरोध देखा जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं ये सीधा रतन देवासी को फायदा मिलता हुआ नजर आया जी। रतन देवासी को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, परंतु क्या मोदी कार्ड वहां पे काम नहीं करेगा देवजी पटेल के साथ? नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि जो मोदी कार्ड है वो युवाओं में जरूर थोड़ा देखा जा रहा है, लेकिन जो मैच्योर जो कास्ट हैं, जो बड़ी बड़ी मेजर कास्ट है, उनके ऊपर ना देवजी पटेल के जो नारा चल रहे हैं वो सीधा सीधा कांग्रेस को फायदा मिलता नजर आ रहा है। और इधर रतन देवासी जो कि एक युवा प्रतिभा के साथ वहां पे मौजूद हैं, रतन देवासी का अपना एक वर्चस्व है, युवाओं के साथ अपना उनका अच्छा मेलजोल है, कांग्रेस में भी एक अच्छे कद्दावर नेता के रूप में उभर के आए पिछले कुछ सालों में, और उन्होंने अपने तरीके से वहां के क्षेत्र के लिए बात करते रहे, हरदम आवाज़ उठाते रहे। और जिस तरीके से आप जो रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं उसके लिए भी रतन देवासी ने बहुत सी बार अपने तरीके से लोगों के बीच में रहकर आवाज़ उठाई, बहुत सी बार धरने प्रदर्शन भी किए रतन देवासी ने। तो क्या ये सारी चीज़ें भी उनको वहाँ पर फायदा देगी? जी अतुल जी, ये जरूर इनको फायदा मिलेगा। सबसे बड़ा देवजी पटेल के शिरोई में सबसे ज्यादा विरोध होना का कारण है कि देवजी आज दिन तक 10 साल में ऐसे कई गांव है जहाँ पहुंच पाए हैं, उनकी वजह से लोग इनका भरपूर विरोध कर रहे हैं। कल भी जो ये प्रचार के रूप में गए थे, प्रचार करने के तो लोगों ने इनका विरोध किया है, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे भी लगे हैं, और इनका वीडियो भी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि इस बार एक सीट अगर मोदी जी को नहीं देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार युवा चेहरा है, रतन तेज राग लेता है, हमेशा अपने जालोर जिले के लिए हमेशा आगे रहता है, इसलिए क्यों नहीं इस बार रतन देवासी को जीताकर लोकसभा में भेजा जाए। चलिए, और हमारे साथ कोटा से संजय दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय दत्ता, कोटा से ओम बिरला और रामनारायण मीणा, जैसे कि हमारी पिछली बार चर्चा हुई थी आपसे, तब आपने प्रबल दावेदारी बताई थी कांग्रेस से रामनारायण मीणा की, और आपकी बात भी सच हुई और हमारे न्यूज़ इंडिया चैनल की तरफ से भी बात सच हुई। ओम बिरला का एक अपना प्रभुत्व, एक अपना अस्तित्व और एक अपनी पहचान, इधर रामनारायण मीणा का वो सीधा साधा सा विचार, सीधा सादी सी अपनी बात, सीधे तरीके से लोगों से मिलना, सीधी ठेठ भाषा में मिलना, लोगों से बड़े प्यार से मिलना, और लोगों को बहुत जल्दी एक बार मिलने के बाद उसे नाम से पुकारना, ये एक बहुत अच्छी छवि रामनारायण मीणा की है। तो इन दोनों के बीच में क्या लगता है आपको कि क्या समीकरण बन रहे हैं वहां? देखिए, अगर कोटा बुद्धि लोकसभा की बात की जाए तो दोनों एक एक बार सांसद रह चुके हैं, और इसके अलावा दोनों की छवि आम जनता में काफी हद तक लोकप्रिय है। खास करके ओम बिरला की बात करें तो आपको पहले भी बता चुका हूं, बूथ मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं, कार्यकर्ताओं से सीधी पकड़ रखते हैं, और वहीं रामनारायण मीणा का सरल स्वभाव की वजह से कार्यकर्ता प्रभावित होते हैं। रामनारायण मीणा के लिए बता दूं, 98 के चुनाव में भी एक बार सांसद चुने जा चुके हैं। उसके बाद लोकसभा भंग होने के बाद मध्यावधि चुनाव में मात्र 600 के करीब के वोटों से उनकी हार हुई, और लगातार विधायक भी रहे। इस समय कोटा जिले के पिपलदा विधानसभा से विधायक चुने गए थे, और काफी सरल व्यक्ति माने जाते हैं, मिलनसार व्यक्ति माने जाते हैं। उनकी सोच काफी सकारात्मक रहती है जनता के प्रति। जी, एक चीज और भी है कि सांसद के जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं उस पे खासकर किन मुद्दों पे बात होगी? अगर कोई भी जनता से मिलने जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, एयरपोर्ट का मुद्दा है कोटा का, उधर आपकी सेंचुरी का मुद्दा है, ये सारी जो मुद्दे हैं, क्या ये वाकई में वहाँ पे लोग उठाएंगे इन मुद्दों को, बात करेंगे? देखिए, अगर निवर्तमान सांसद की बात करें, ओम बिरला ने गए चुनाव में घोषणा की थी कि एयरपोर्ट पहली प्राथमिकता रहेगी कोटा के लिए, वरना उनका ये बयान तक आया था कि मैं बिरला एयरप्लेन चला दूंगा। उसके बावजूद भी कुछ प्रयास हुए हैं, वो जो नाकाफी साबित हुए। 2-4-5 दिन के लिए हवाई सेवा शुरू भी हुई थी, मगर सबसे बड़ी समस्या है कोटा के लिए हवाई पट्टी की, जिसको लेके पिछले संजय, अगर एयरपोर्ट की हालत देखी जाए कोटा एयरपोर्ट की, तो लोगों ने तो वहां पे कब्जे कर लिए हैं भाई। उसमें तो बड़ी बड़े झाड़ उगाए हैं, और लोगों ने वहां पे उसकी बाउंड्री वाल तोड़ के लोगों ने कब्जे तक कर लिए हैं। देखिए, कोटा की सबसे
बड़ी स्लम बस्ती भी उसी के दीवार के सहारे टिकी हुई है, जिसको राजनीति के चलते हटाने की इच्छा शक्ति किसी भी पार्टी के नेताओं में नहीं है, या किसी भी तरह से उनको हटाया नहीं जा सकते। और अंतर्राष्ट्रीय घरेलू उड़ान को देखते हुए भी वो हवाई अड्डा, कोटा का हवाई अड्डा काफी छोटा साबित हो रहा है। इसके लिए निकटवर्ती शंभुपुरा वगैरह कई स्थानों को देखा गया, मगर सिर्फ देखा गया, उसके बाद किसी भी तरह से उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। दोनों उम्मीदवारों की बात करें तो कल ही मेरी राम नारायण मीणा जी से एक न्यूज इंडिया के लिए खास बातचीत हुई थी। उस दौरान उन्होंने कहा था, मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी एयरपोर्ट, इसके बाद जो कोटा किसी जमाने में मिनी कानपुर के नाम से जाना जाता था, तो औद्योगिक क्षेत्र में जिस तरह से कोटा पिछड़ा था उसको पुनः उस नक्शे पर लाने का सबसे पहला प्रयास रहेगा। इसके अलावा नहरीकरण को लेके भी उन्होंने काफी कुछ अपने विचार जाहिर किए। जी, दूसरी तरफ जो घड़ियाल सेंचुरी की बात होती है वहां पे कोटा में, जिस तरीके से घड़ियाल सेंचुरी को लेके हर बार सवाल उठाए जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बड़े रसूखदार लोगों के भी मकान बने हुए हैं, बड़े रसूखदार लोग भी वहां पर मौजूद हैं। क्या ये सब चीजें भी कहीं निपटेगी या ये भी ऐसे ही चलते रहेंगे सब? देखिए, घड़ियाल सेंचुरी की बात करें तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक काफी बड़ा तबका, तकरीबन 1 से 1.5 लाख लोगों को जो निवास है वो घड़ियाल सेंचुरी में घोषित किया गया। और सबसे बड़ी बात तो ये मानी जाए, स्वयं सांसद का मकान भी घड़ियाल सेंचुरी में। इसके अलावा नगर निगम की जो बिल्डिंग है और जो सबसे बड़ा मैदान है दशहरा मैदान, वो भी घड़ियाल सेंचुरी में। निर्माण कार्य पर पूरी तरह से प्रतिबंध होने के बावजूद भी इन सरकारी बिल्डिंगों के लिए नियम कानून कहीं आड़े नहीं आ रहा है, बड़े रसूखदार लोगों का कहीं नियम आड़े नहीं आ रहा है। और घड़ियाल सेंचुरी की बात करें, जिस इलाके को घड़ियाल सेंचुरी घोषित किया गया है, जहां से शुरुआत है, वो घड़ियाल के लिए किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं माना गया है। एक तरफ जो आखिरी सवाल मेरा कि ओम बिरला जातिगत मुद्दे, क्योंकि वहां पर वैश्य समाज, माहेश्वरी समाज, जैन समाज का एक अपना प्रभुत्व है, ओम बिरला उसी वैश्य समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या लगता है आपको कि ओम बिरला को ये एक बहुत अलग से फायदा मिलेगा? देखिए, फायदे की बात करें तो तकरीबन 2,56,000 मीणा बहुल्य क्षेत्र भी है, जो सबसे बड़ा जातिगत समीकरण देखे तो कहीं न कहीं रामनारायण मीणा को भी इस चीज का फायदा मिलेगा। और वैश्य समाज की बात करें तो परंपरागत वोट रहा है भाजपा का, तो उसमें वो फायदा मिलना स्वाभाविक तौर पे है। और ओम बिरला का जो अब तक खुद का एक वर्चस्व है, उसका भी फायदा उन्हें मिलने की संभावना लगती है। मगर सामने रामनारायण मीणा जैसे मृदुभाषी उम्मीदवार होने से कहीं न कहीं ओम बिरला के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं रामनारायण मीणा। चलिए संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और उदयपुर से अभिषेक जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। अभिषेक, उदयपुर सीट अर्जुनलाल मीणा और रघुवीर मीणा दोनों, रघुवीर मीणा और अर्जुनलाल मीणा एक ही जाति से, और वहाँ पर अपने तरीके से उदयपुर सीट जिसमें बहुत सारे आदिवासी एरिया भी हैं और बहुत सारे वो SC ST के अंचल के गांव भी हैं जहाँ पे इन लोगों का प्रभुत्व है। क्या कहते हैं अर्जुनलाल मीणा जो कि भाजपा से हैं और रघुवीर मीणा कांग्रेस से हैं, क्या लगता है आपको कि दोनों के जातिगत समीकरण में से कौन से समीकरण किसके लिए सटीक बैठेंगे? जी सर, बताना चाहूंगा कि क्योंकि उदयपुर की सीट ST SC की रिजर्व सीट है, तो जैसे ही बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा हुई थी, उसी के साथ ही उदयपुर की सीट एक हॉट सीट मानी जाती है। और दोनों की वर्चस्व की लड़ाई इसको कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही एक ही बेल्ट से बिलोंग करते हैं, आदिवासी अंचल से, दोनों ही प्रॉपर भी वहीं के हैं। तो एक वर्चस्व की लड़ाई इन दोनों के बीच में देखी जा सकती है। और अगर बात की जाए इनके व्यवहार की, तो दोनों का ही व्यवहार सरल है और दोनों ही लोगों से सीधा संपर्क में रहने की प्रयास करते रहते हैं। तो एक वर्चस्व की लड़ाई इस बार हो सकती है। जी, अर्जुनलाल मीणा की खास मुद्दे क्या रहेंगे इस बार चुनाव में? जी, जैसे कि सर बीजेपी का हमेशा से ही मुद्दा विकास का रहा है, तो उसी तरह से विकास के मुद्दों पे ही इस बार भी फिर से बात करना करेंगे वे। हमारी भी जब अर्जुन मीणा से बात हुई थी, जब फर्स्ट इंटरव्यू न्यूज इंडिया पे उनका चला था, तब उन्होंने विकास के मुद्दे को ही प्राथमिकता देते हुए बात की थी। जी सर। और रघुवीर मीणा के लिए क्या मुद्दे होंगे? क्या वापस वही राहुल गांधी के 72,000 का मुद्दा होगा सालाना? क्योंकि वहाँ पर जो आसपास की जो यहाँ पे सीट, ये जो लोकसभा सीट है आपकी,
वो बहुत अलग सी तबके हैं, जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि आदिवासी एरिया है वो 20%, जो जिस तरीके से राहुल गांधी ने जिनकी घोषणा करी उसमें से बहुत सारे लोग उस 20% में आते हैं वहाँ पे। तो क्या ये भी एक मुद्दा रहेगा वहाँ पे 72,000 का? जी निश्चित तौर पर 72,000 के मुद्दे को भी कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से भुनाने के प्रयास में लगी है। और क्योंकि गरीबी हटाओ, कांग्रेस का कहना है कि गरीबी हटाओ हमारा एक मिशन ही नहीं, हमारी कटिबद्धता है। तो इसी को जरूर वो 72,000 का जो मुद्दा है राहुल गांधी का, उसको भुनाने का प्रयास कांग्रेस बहुत अच्छे से करेगी। और अगर उदयपुर शहर की बात की जाए तो उदयपुर में भी लोग जो हैं, जो जनता है, वो कहीं ना कहीं परिवर्तन तो चाहती है। उदयपुर तो शहर के अतिक्रमण को लेकर दोनों टक्कर सांसदों का कोई विशेष विचार, जो खासकर उदयपुर शहर में अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं, झीलों की जो लंबाई चौड़ाई है वो अतिक्रमण के कारण कम होती जा रही है, क्या आपको लगता है कि ये वाकई में ये अतिक्रमण का मुद्दा भी कहीं बहुत जोर शोर से उठेगा इस बार चुनाव को लेकर? निश्चित तौर पर अतिक्रमण का मुद्दा भी बहुत अच्छा तूल पकड़ सकता है, क्योंकि पिछली सरकार, बीजेपी सरकार ने 5 साल में जिस तरह से अतिक्रमण को रोकने में सक्षम नहीं हो पाई, तो वो कहीं ना कहीं जो मुद्दा है वो कांग्रेस के फेवर में जा सकता है। लेकिन अगर बात की जाए उदयपुर शहर में कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र, वो बीजेपी के कार्यकाल में आया है, तो कहीं ना कहीं अर्जुन मीणा को इस पासपोर्ट सेवा केंद्र का लाभ मिल सकता है। वहीं क्या आपको लगता है कि उदयपुर के लोग, उदयपुर के वकील हरदम वहां पे हाईकोर्ट की एक बेंच के लिए भी बार बार आवाज उठाते रहे, क्या आपको लगता है कि ये भी एक मुद्दा हो सकता है? जी निश्चित तौर पर उदयपुर हाईकोर्ट बेंच का मामला तो हर चुनाव में एक हॉट मुद्दा रहा है, और इस बार भी निश्चित तौर पर जो हाईकोर्ट बेंच की मांग वकील करते रहे हैं और हाईकोर्ट बेंच उदयपुर को मिला नहीं है, यह मुद्दा जरूर इस बार चुनाव में भुनाया जा सकता है। चलिए, हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, गोपाल चतुर्वेदी, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। सीपी जोशी एक पुराना नाम और गोपाल सिंह इड़वा, इन दोनों के बीच के समीकरण, सीपी जोशी का एक वो बिल्कुल साइलेंट वर्कर, जो मैं हर बार कहता हूं सीपी जोशी के बारे में, भाजपा के जो उम्मीदवार हैं सीपी जोशी बहुत साइलेंट वर्कर, बहुत तरीके से काम करते हैं और अपने तरीके से उस जगह की अपने विकास की बात करते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि सीपी जोशी का वो चिरपरिचित चेहरा वापस उनको कहीं ना कहीं इस बार उम्मीदवारी में विजय दिलाएगा, या गोपाल सिंह इड़वा जो इस बार, क्योंकि ये सीट राजपूत बाहुल्य सीट है, राजपूतों का वहां पर जोर है, क्या लगता है आपको? सर मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर आपने जो कहा राजपूत बाहुल्य सीट है, बिल्कुल राजपूत बाहुल्य सीट है, इसलिए कांग्रेस ने किसी राजपूत प्रत्याशी पर ही दाव लगाया है, गोपाल सिंह इड़वा, जो आज ही चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं और आते ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात करके मंथन शुरू किया है। जहाँ तो सीपी जोशी का सवाल है, तो सीपी जोशी की कार्यशैली किसी से छुपी हुई नहीं है, बहुत साइलेंट वर्कर हैं और साइलेंट वर्कर हैं, जिन्होंने 5 साल में बहुत चित्तौड़ के लिए विकास कराया है और आज भी लोग उनको याद करते हैं और मेरे हिसाब से उनका जो वर्चस्व है वो कायम रहेगा। गोपाल जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है और सीपी जोशी का अपना एक वर्चस्व है, परंतु क्या आपको लगता है कि इस बार राजपूत खड़ा होने के कारण, कांग्रेस से राजपूत खड़ा होने के कारण सीपी जोशी को कोई खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि सीपी जोशी को बहुत ज्यादा नुकसान इससे होगा, क्योंकि गोपाल सिंह इड़वा यहाँ के लिए एक नया नाम है और राजसमंद से सांसद जरूर रहे हैं, लेकिन चित्तौड़ में बहुत अच्छा काम उनका देखा नहीं गया है। 5 साल से प्रभारी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनका कार्यकर्ताओं से जो लगाव है बहुत कम रहा है। तो कांग्रेस के जो बाकी जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो बाकी वहाँ के कद्दावर नेता हैं जो चित्तौड़ की धरती से जुड़े हुए हैं, उनका क्या कहना है गोपाल सिंह इड़वा को लेकर? आज जो मैंने देखा है कि पत्रकार वार्ता में भी कोई नाराजगी देखी गई है, गुटबाजी देखने को मिली है। यहाँ पर कुछ नेता आए हैं जो औपचारिकता पूरी करने के लिए आए हैं, लेकिन मन से यहाँ पर नहीं लग रहे हैं कि अभी देखा जाए तो यहाँ पर अभी गोपाल सिंह को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को मनाने का मंथन अभी से शुरू कर दिया है उन्होंने। चलिए, धन्यवाद। और हमारे साथ सीकर से सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम सीकर से सुशील से बात करेंगे। सीकर में सुमेधानंद सरस्वती को वापस उम्मीदवारी दी गई है और सुभाष महरिया, एक वहाँ का चिर परिचित नाम जो कि सीकर की धरती से जुड़ा हुआ नाम है, सुभाष महरिया,
क्या कहना चाहते हैं, खासकर क्योंकि सुमेधानंद सरस्वती के चेहरे को लोग देखने के लिए तरस जाते हैं रहे हैं पिछले कार्यकाल में। इस बार वापस उनका नाम आया है, इसके पीछे क्या कारण है? भाजपा ने इस बार वापस उनके ऊपर क्यों अपना ना उम्मीदवारी जताने की कोशिश करी? मैं आपको बता दूं कि जो सुमेधानंद सरस्वती पर जो भाजपा ने दोबारा दाव खेला है, वो इसलिए खेला है कि सुमेधानंद ने जो बड़ी रेल लाइन थी वो शुरू करवाई है, बड़ी रेल लाइन, मेडिकल कॉलेज, विकास, बहुत से विकास कार्य करवाए सुमेधानंद ने। और भाजपा के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था कि इनके अलावा कोई सांसद के चुनाव के लिए सामने आए। चलिए, सुभाष महरिया के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? सुभाष महरिया एक चिर परिचित चेहरा है, पहले केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। सुभाष महरिया जो कांग्रेस में अभी दाव चला, जो भाजपा छोड़ के जो कांग्रेस में है सुभाष महरिया जी, तो इसलिए उन पर कांग्रेस के पास भी ऐसा सुभाष महरिया जितना कदवार नेता कोई सामने नहीं था, इसलिए सुभाष महरिया को उम्मीदवार बनाया। चलिए, ये जो बात है ये तो ठीक है। चलिए, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि सुभाष महरिया का नाम जिस तरीके से आया, तो क्या ये जातिगत जो मुद्दे हैं वहां पर, क्योंकि आज हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करना चाह रहे थे, परंतु आज समय की पाबंदियां भी है और हम बार बार आते रहेंगे, अलग अलग मुद्दों पे बात करते रहेंगे हर सीट पे। तो सुभाष महरिया की जो अपना प्रभुत्व है, जातिगत प्रभुत्व है, वो कहीं ना कहीं सुमेधानंद सरस्वती को डिफीट देने में काम आएगा? नहीं, जो ये शेखावाटी बेल्ट जैसे शिखर भी जाट बाहुल्य क्षेत्र है और सुभाष महरिया भी जाट जाति से आते हैं, तो सुमेधानंद सरस्वती भी जो है वो भी अपने आप को जाट नेता ही बताते हैं। और जो माकपा से अमराराम है वो भी जाट है। तो अमराराम का अगर वहां से खड़े होते हैं तो क्या आपको समीकरण बिगड़ते हुए नजर आते हैं? अमराराम से ज्यादा समीकरण नहीं बिगड़ेंगे, लेकिन वो त्रिकोणात्मक मुकाबला बनाए रखेंगे लास्ट तक। क्योंकि अमराराम का अपना किसानों में एक अच्छी पैठ है वहां के। किसानों के लिए अमराराम ने खूब किया है, जैसे प्याज का मुद्दा है, संपूर्ण कर्जा माफी के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए आंदोलन किए हैं। तो आंदोलन सीकर से शुरू हुए थे, तो अमराराम के नेतृत्व में हुए थे। लेकिन अमराराम त्रिकोणात्मक मुकाबला तो बना सकते हैं, लेकिन वोट बैंक माकपा के पास नहीं। चलिए, मैं जयपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, जयपुर सीट, रामचरण बोहरा भाजपा से और कांग्रेस से एक और वैश्य कार्ड पर कहीं ना कहीं खेला गया दाव, ज्योति खंडेलवाल, क्या कहना चाह रहे हैं? रोचक मुकाबला हो गया अतुल जी। कहें कि रामचरण बोहरा वर्तमान सांसद भी हैं और राजनीति के बीजेपी के खास तौर पर प्रदेश स्तरीय नेताओं में अगर बात करें तो अच्छे नेता माने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से ज्योति खंडेलवाल को टिकट दिया गया है, लंबे समय से संघर्ष में थी और 2013 में भी उन्होंने जो है विधानसभा की टिकट की दावेदार थी, लेकिन वंचित रही। जयपुर सीट को ब्राह्मण और वैश्य वर्ग जो है उसके मतदाताओं की प्रभाव वाली सीट माना जाता है। भाजपा में यहाँ से ब्राह्मण वर्ग की अगर बात करें तो रामचंद्र बोहरा फिलहाल सांसद हैं। जातीय आंकड़ों पर अपन जाए अतुल जी, तो इस बार ज्योति खंडेलवाल को अगर विजयश्री को चूमना है तो सबसे बड़ी बात है कि वैश्य समुदाय को उनको साथ में लेना होगा। ब्राह्मण समाज की वोट भी उतनी जरूरी है, लेकिन जो नेता कांग्रेस में ब्राह्मण समाज से आते हैं, आप महापौर लाटा की बात कर लीजिए, घनश्याम तिवारी ने भी कांग्रेस ज्वाइन किया है, जो ब्राह्मण नेताओं के तौर पर जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अगर ब्राह्मणों का वोट बैंक रामचंद्र बोहरा से हटा करके, खासतौर पर विष्णु लाटा की अगर बात की जाए तो सांगानेर क्षेत्र से आते हैं, सांगानेर से ही घनश्याम तिवारी आते हैं, तो वो सांगानेर सीट जो कि ब्राह्मणों के प्रभुत्व वाली विधानसभा सीट मानी जाती है, तो वहां से अगर वोटों का डाइवर्जन ज्योति खंडेलवाल के पक्ष में होता है तो कहीं ना कहीं ज्योति खंडेलवाल को फायदा मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनके पक्ष का जो माहौल है वो महापौर रही है, महापौर का कार्यकाल इनका लोगों ने देखा है, स्पष्टवादिता के लिए जाने जाती है। लेकिन कमजोर कड़ी की बात की जाए तो कांग्रेस के जो बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता है या प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं, उनके बीच और ज्योति जी के बीच में अक्सर दूरियां रही है। जो भी राकेश, कांग्रेस ने ब्राह्मण कार्ड क्यों नहीं खेला? ऐसा कुछ क्या कारण हो सकता है? देखिए तो जी, ये गौर करने वाली बात भी है। तमाम जो राजनीति के विश्लेषक थे, क्योंकि घनश्याम तिवारी के कांग्रेस में जुड़ने के बाद उस दिन हमारा बहुत बड़ा डिस्कस हुआ था, तब हमको लगा था शायद घनश्याम तिवारी को प्रमोट किया जाएगा, परंतु वो एक तरफ आपने ये भी कहा था कि क्योंकि वो अपनी जमानत नहीं बचा पाए तो कहाँ कांग्रेस उन पर दाव खेलेगी, ये एक अलग बात है। परंतु जहां ज्योति खंडेलवाल की बात आए तो क्योंकि मेयर के टाइम में अपनी बहू अपनी बेटी के नारे के साथ इनको मेयर का चुनाव जिता दिया गया था, क्या ये भी एक कारण हो सकता है कांग्रेस के दिमाग में?
देखिए जाहिर सी बात है, घनश्याम तिवारी की अगर हम बात करते जिस तरीके से जमानत जब्त हुई थी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम नेताओं को भी ध्यान है पार्टी चेंज करने के बाद में क्या हश्र हुआ था। कहीं ना कहीं अपनी स्थिति की एक दिग्गज नेता जिसका नाम पूरे राजस्थान में हो, जो लगातार एक बीजेपी के बड़े क्षत्रप के तौर पर जाना जाता है, उसका ये हाल चुनाव में होना, तो कहीं ना कहीं टिकट मिलना लोकसभा को। और अतुल जी सबसे बड़ी बात है कि जयपुर गढ़ है, राजधानी है, जयपुर में ही अगर कांग्रेस सीधे तरीके से हलवे की तरह सीट बीजेपी को दे देगी तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं वैश्य समुदाय जो जिसको बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, रामचंद्र बोरा की जीत पक्की मानी जा रही थी ब्राह्मण प्लस वैश्य से। ब्राह्मण का कुछ हद तक वोट बैंक तो बीजेपी में है ही, क्योंकि ब्राह्मण कैंडिडेट है तो वो परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन वैश्य समुदाय जो परंपरागत वोट बैंक रहा है उसमें डाइवर्जन करने के लिए कांग्रेस ने सीधे तौर पर ये चाल के लिए। दूसरा, ज्योति खंडेलवाल का लगातार संघर्ष जो रहा है महापौर का चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से कार्यकाल रहा है, खासतौर पर महेश जोशी जो सांसद रहे उनके खासे करीबी ये रहे हैं, तो कहीं भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के दौर में ज्योति खंडेलवाल को मौका देने के पीछे तमाम जो कारण है, एक महिला को इस सीट से उतारना, वैश्य वोटों का डाइवर्जन, ब्राह्मण वोटों को वैश्य वोटों के साथ में जोड़ करके कांग्रेस एक सवाल जो मेरे जहन में चल रहा है, जिस सवाल के लिए हमने अक्सर शायद ये बातें होती रहती है, आपको नहीं लगता कि ये जो जयपुर की कांग्रेस की सीट है ये कहीं ना कहीं बंदरबाट में किसी और को मिल गई? बिल्कुल, आकलन एक हद तक अतुल जी बिल्कुल ठीक भी है आपका। जिस तरीके से तमाम ब्राह्मण नेता एकजुट हुए थे, मेरे ख्याल से अगर राजनीतिक विश्लेषण की बात करी जाए, आप पर हम अगर बैठते हैं या तमाम जो चर्चा का केंद्र बिंदु होता है तो कहीं अर्चना शर्मा भी अपने आप में ब्राह्मण कैंडिडेट के तौर पर बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास में था, लेकिन जिस तरीके से मालवीय सीट में उन्होंने कालीचंद सराफ को टक्कर दी थी बाकायदा, और कहीं ना कहीं एक दौर ऐसा भी आया था काउंटिंग के दौरान जब कालीचंद सराफ को ये लगने लगा था कि शायद सीट उनके यहाँ से जा रही है, लेकिन जो अंतिम मतपेटी जिसको जब खोला गया तो कहीं ना कहीं उसके बाद स्थितियां चेंज हो गई। सबसे बड़ी बात यह कि ये जो ब्राह्मण लॉबिंग हुई थी उस दौरान तमाम जो कांग्रेस के ब्राह्मण नेता एकजुट हुए थे, ये जो लॉबिंग का हिस्सा हुआ है, कहीं ना कहीं पूर्व सांसद महेश जोशी का जो जोर था कहीं ना कहीं ज्योति जी की तरफ था, बाकी के जो ब्राह्मण नेता थे लॉबिंग के तौर पर ये चाह रहे थे कि रामचंद्र बोहरा के सामने कहीं ना कहीं ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा जाए। सबसे बड़ी बात यह अतुल जी कि ये ब्राह्मण सीट रही है, गिरधारी लाल भार्गव यहाँ से 6 बार सांसद रहे हैं, गायत्री देवी। चलिए आखिरी सवाल ये एक लाइन में जवाब दे दीजिए, क्या पर्सनल हित या अपने हित के चलते हुए क्या पार्टी की साख को भी दाव लगा देना बड़ी बात नहीं है राजनीति में? देखिए अतुल जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस स्थिति में जिस तरीके से मोदी के ट्रम्प कार्ड को बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, इस माहौल में जब देश में पूरी तरह से भावनात्मक मुद्दों की ओर पूरे चुनाव को डाला जा रहा हो, प्रधानमंत्री वर्सेज विपक्ष हो, पाकिस्तान भी उस चुनाव में आ रहा हो और कहीं ना कहीं ट्रम्प कार्ड के तौर पर मोदी का चेहरा चारों तरफ हो, चलिए तो राकेश, बचाने के लिए चलिए राकेश, इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे अपने हर अलग अलग एपिसोड्स में। आपके जुड़ने का धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों को भी ये बता दूं कि जिस तरीके से आज हमने 14 सीट का एनालिसिस किया आपके बीच में, और हम ये जान पाए खास करके कहीं ना कहीं जातिगत मुद्दे हैं, कहीं आदमी की पर्सनल छवि यानी कि अपनी व्यक्तिगत छवि है जिस पे उन्हें जीतना है या हारना है, और ये सारी चीज़ें तो अभी भविष्य के घर में छिपी हुई है। आप तो नारों का आनंद लीजिए और उन सारे वादों का भी आनंद लीजिए, परखिए अपने हिसाब से। आपका अपना धन्यवाद।